नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। इतिहास जो उस वक्त नहीं था, न टेक्नोलॉजी थी, तब किसने लिखा, कैसे लिखा, वो लिपि नहीं थी, सिर्फ भाषा भी नहीं थी। वो खाली पत्थरों पर, दीवारों पर, भिंतों पर जो चित्र जो आज तक पड़े रहे, दब गए थे, उसको निकाला, तब हमें इतिहास का पता चलता है। आज की टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ ढूंढ निकाला है। ये 3 दशक की टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को नजदीक ला दिया। आज कुछ छुपा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इतिहास की किताबों में हड़प्पा नाम पढ़ते हैं तो वह असल में क्या था? बहुत से लोगों के मन में यह कौतूहल होता है कि हड़प्पा शायद कोई प्रतापी राजा, प्राचीन शासक या किसी पौराणिक नायक का नाम रहा होगा। लेकिन विज्ञान और पुरातत्व की नज़र से देखें तो सच इससे बिल्कुल अलग और बेहद दिलचस्प है। हड़प्पा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया एक सुव्यवस्थित प्राग ऐतिहासिक महानगर है। और इसका नाम रावी नदी के प्राचीन रास्ते के पास बसे पंजाब के एक आधुनिक गांव के आधार पर पड़ा, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत की प्राचीनता का डंका बजा दिया। अगर हम गहराई से जानना चाहें कि यहाँ रहने वाले लोग जैविक रूप से कैसे थे, तो वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों ने इसके बहुत ही सटीक उत्तर खोजे हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने हड़प्पा के प्राचीन कब्रिस्तानों से मिले इंसानी कंकालों का बहुत बारीकी से लैब टेस्ट और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इस स्टडी से साफ पता चलता है कि हड़प्पा के समाज में रहने वाले लोग शारीरिक बनावट और जैविक रूप से एक जैसे नहीं थे, बल्कि इनमें बहुत विविधता थी। वे स्थानीय आबादियों के साथ साथ पश्चिमी एशिया के लोगों से भी गहरे जुड़े हुए थे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि उनकी 4 अक्षरों वाली रहस्यमय लिपि के आधार पर वे शायद द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते थे, जो आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। हड़प्पा को एक आम शहर समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसकी नगर योजना और वास्तुकला इतनी शानदार थी कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा देते हैं। इस पूरे शहर को बनाने में दिखावे या खूबसूरती से ज़्यादा इंसानी ज़रूरत, सेहत और साफ सफाई को सबसे ऊपर रखा गया था। पूरा महानगर मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ था। पहला हिस्सा था दुर्ग या किला, जो बाढ़ और दुश्मनों से बचने के लिए मिट्टी के ऊंचे चबूतरे पर पक्की ईंटों की विशाल दीवारों से घेरा गया था, जहां प्रशासनिक भवन और अन्न भंडार थे। दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जो बहुत बड़े इलाके में फैला था और जहाँ आम व्यापारी, कलाकार, मजदूर और नागरिक रहा करते थे। इस प्राचीन शहर की सड़कें किसी आम गांव की तरह आड़ी तिरछी नहीं थी, बल्कि वे बहुत ही कड़े और सुनियोजित ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी। यहाँ की मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ बिल्कुल सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण यानी बिल्कुल 90 डिग्री काटती थी। मुख्य सड़कें लगभग 10 मीटर तक चौड़ी थी, ताकि उस जमाने की बैलगाड़ियाँ और लोग बिना किसी ट्रैफिक के आसानी से आ जा सकें। इस बेजोड़ सड़क व्यवस्था की तुलना आज के दौर में महान वास्तुकार ली कोर्बुजिए द्वारा बसाए गए आधुनिक चंडीगढ़ शहर से की जाती है। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि धूल, मिट्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर घरों के मुख्य दरवाजे बड़ी सड़कों पर न खुलकर पीछे की संकरी गलियों में खुलते थे। मकानों के निर्माण में हड़प्पा के लोग एक बहुत ही पक्के गणित का इस्तेमाल करते थे। इनके घरों में धूप से सुखाई गई और भट्टी से अच्छी तरह पकाई गई दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था, जिनका अनुपात हमेशा एक निश्चित साइज में होता था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वह है वहाँ का जल प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम। हर घर के अंदर अपने स्नानागार और शौचालय होते थे।
जिनका गंदा पानी दीवारों से निकलकर सड़क किनारे बनी ढकी हुई बड़ी नालियों में जाता था। ये नालियाँ गारे, चूने और जिप्सम से वाटरप्रूफ बनाई गई थी और इन्हें बड़े पत्थरों से ढका जाता था ताकि सफाई के समय उन्हें आसानी से हटाया जा सके। जगह जगह पर कचरा इकट्ठा करने के लिए 100 गड्ढे भी बनाए गए थे। शहर के एक खास हिस्से में पुरातत्वविदों ने एक विशाल अन्नागार यानी अनाज का गोदाम मिला है, जो लगभग 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा था और इस गोदाम के भीतर ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर 12 बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। इनके बीच से हवा गुजरने का ऐसा रास्ता था जिससे अनाज कभी सड़ न जाए। इसके ठीक बगल में गोल चबूतरे मिले हैं, जिनके केंद्रीय गड्ढों में गेहूं और जौ की भूसी के अवशेष मिले हैं, जिससे साफ होता है कि यहाँ मजदूर अनाज की कुटाई करते थे। यह विशाल परिसर इस बात की जीता जागता सबूत है कि हड़प्पा की सरकार अकाल या भूखमरी जैसी मुसीबतों से निपटने के लिए पहले से ही अनाज का बड़ा स्टॉक सुरक्षित रखती थी और हड़प्पा की खुदाई से जो मूर्तियाँ और मोहरें मिली हैं वो उस दौर के लोगों की बेजोड़ कला और धातु शिल्प को बयां करती हैं। यहाँ से लाल बलुआ पत्थर से बने एक पुरुष का धड़ मिला है, जिसकी मांसपेशियों को इतना सजीव उकेरा गया है कि पहली बार देखने पर सर जॉन मार्शल को लगा था कि यह मौर्य या गुप्त काल की कोई आधुनिक मूर्ति है। इसके अलावा धूसर पत्थर से बनी एक नर्तक की मूर्ति मिली है, जो एक पैर पर खड़ी होकर घूमती हुई नृत्य मुद्रा में है, जिसे कई इतिहासकार भगवान शिव के नटराज रूप का सबसे पुराना प्रतीक मानते हैं। यहाँ किसी खेल खड़ी की मुहरों पर एक सींग वाले काल्पनिक जानवर यूनिकॉर्न, सांड और बाघ के बेहद खूबसूरत चित्र बने हैं, जो उनके व्यापार में काम आते थे। हड़प्पा में मिले अलग अलग दौर के कब्रिस्तान हमें इस सभ्यता के सुनहरे दिनों से लेकर उसके खौफनाक अंत तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। शुरुआती दौर का कब्रिस्तान R37 एक बेहद शांतिप्रिय और अमीर समाज को दिखाता है, जहाँ मृतकों को आभूषणों, तांबे के दर्पणों और मिट्टी के बर्तनों के साथ बड़े सम्मान से दफनाया जाता था। यहाँ एक महिला का कंकाल देवदार की लकड़ी के ताबूत में मिला है, जो यह साबित करता है कि उनके व्यापारिक रिश्ते सुदूर हिमालय और मेसोपोटामिया तक फैले थे। इस शुरुआती दौर के कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत सेहतमंद थे। उन्हें न तो खून की कमी थी और न ही समाज में किसी तरह की लड़ाई या हिंसा का कोई नामो निशान था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हड़प्पा की किस्मत भी बदल गई और उसका गवाह बना कब्रिस्तान एच उस उत्तर हड़प्पा काल के कब्रिस्तान के ऊपरी हिस्से में लोगों को दफनाने का तरीका बदल गया और कंकालों की बची हुई हड्डियां को मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में भरकर रखने लगे। यहाँ के कंकालों की पैथोलॉजिकल जांच ने इतिहासकारों के होश उड़ा दिए, क्योंकि लगभग 44% खोपड़ियाँ पर किसी भारी चीज़ से किए गए वार और चेहरे की हड्डियाँ टूटने के गहरे निशान मिले। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या बेबस महिलाओं और बच्चों की थी। इससे साफ हो जाता है कि आखिरी दिनों में जब शहर का कानून और प्रशासन पूरी तरह टूट गया, तो बच्चे कुछ ही संसाधनों के लिए अपनों के बीच ही खूनी जंग और भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया था। शहर की प्राचीर के बाहर मिला क्षेत्र जी इस तबाही की बची कुची कसर भी पूरी कर देता है। यह एक सामूहिक अस्थि संचय गृह था, जहाँ एक साथ 140 से ज़्यादा इंसानी खोपड़ी और हड्डियों को बेहद संकुचित हालत में एक साथ दफनाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की जांच की तो पता चला कि उस समय पर पूरी आबादी कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और तपेदिक, टीबी जैसी जानलेवा और संक्रामक महामारियों की चपेट में आ चुकी थी। इसके साथ ही आधे से ज़्यादा पुरुष और बच्चे के सिर पर घातक हथियारों के गहरे जख्म थे, जो यह साबित करते हैं कि अपने अंतिम समय में यह महानगर भूखमरी, भयंकर बीमारी और आपसी हिंसक हमलों का एक नरक बन चुका था। आज तमाम नए शोधों से यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि हड़प्पा जैसी महान सभ्यता का पतन किसी
एक रात में या किसी बाहरी विदेशी आक्रमण की वजह से अचानक नहीं हुआ था। इसके विनाश के पीछे प्रकृति का बदलता मिजाज, शुष्क होती जलवायु और रावी नदी द्वारा अपना रास्ता बदल लेना था। जब नदी ने अपना रास्ता बदला तो खेतों तक पानी पहुंचना बंद हो गया, कृषि उत्पादन ठप हो गया और विदेशों से होने वाला व्यापार पूरी तरह टूट गया। जब आर्थिक तंगी बढ़ी तो प्रशासनिक पकड़ ढीली हो गई, जिससे भूखमरी और महामारियां फैल गई और लोग अनाज के दानों के लिए आपस में ही लड़ मरे। हड़प्पा का यह इतिहास हमें सिखाता है कि जब इंसान प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी मलबे में ढेर हो जाता है। मैंने जो फेसबुक वॉल पर जो आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा कि ये हड़प्पा की संस्कृति क्या था, उसका इतिहास क्या था और आज की परिस्थिति क्या था, मैं आप तक पहुंचाने का मेरा एक पैगाम है। अगर आपको अच्छा लगता है आगे भेजिए। ये कोई भी वीडियो मैं मोनेटाइजेशन या प्रमोशन के लिए नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, मैं आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। आज का पैगाम, इतिहास को समझो, आने वाली इतिहास से कुछ सीखो और आने वाले वक्त में किस तरह जीना, आने वाली पीढ़ियों किस तरह जिएगी, उसके बारे में सोचो, ईमानदारी से जियो। यही आज का पैगाम।